हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था सोयान जैसे ही अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए 90 अंश उनका काम खत्म करने वाला ही होता है। नीचे से 1000 फुट रेड ग्लो अपीयर होता है, फिर वो एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफर होकर श्रेयान की तरफ ही सूट हो जाता है। लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए सोयान 90 अंश उनके काम खत्म कर देता है। मतलब अब 90 अंश उनकी स्टोरी का एंड हो जाता है। उसके बाद श्रेयान के बॉडी में जैसे ही वो रेड कलर का ड्रैगन कोलाइड होता है, सबको लगता है श्रेयान का भी काम खत्म हो गया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो लोग देखते हैं श्रेयान तो एकदम सही सलामत है। ऑफ कोर्स हमारे श्रेयान को कोई मार सकता है क्या? उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो रेड ड्रैगन के मालिक को, और वो बंदा होता है सोल पैलेस का 40 अंजुन। अब उसके बाद श्रेयान जैसे ही 40 अंजुन को 90 अंजुन की डेड बॉडी देता है, वो 40 अंजुन 90 अंजुन की बॉडी को इंस्टेंट ही एक्सप्लोड कर देता है। उसके बाद हु ब्रदर्स 40 अंजुन की असली पहचान बोलते हैं और वो कितना ज्यादा पावरफुल है वो भी बोलते हैं। उसके बाद 40 अंजुन बैटल को जीतने के लिए यान अलायंस के बंदे और प्रोफाउंड लाइन सेट के बंदों को मारने लगता है, जिसके चलते सीटियान जो कि बेहोश हुए पड़ा था वो अब जग के 40 अंजुन को गाली बकने लगता है। लेकिन 40 अंजुन अपने एक ही मोमेंट पर सीटियान का काम पूरा का पूरा खत्म कर देता है। ये देखकर बेचारे प्रोफाउंड लाइन सेट के बंदे बहुत सहम जाते हैं और उधर याना लाइन के बंदे बैटल से खुद को विथड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद श्रेयान को मारने के लिए 40 अंजुन इस्तेमाल करता है ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड स्किल टेक्निक। अब श्रेयान का भी खून अचानक से खौलने लगता है। अब श्रेयान के नसों से उसकी ब्लड बस फट के बाहर आने ही वाले होते हैं। वो सेंस करता है उसके बॉडी के अंदर उसने हेवनली टूम के अंदर गुकलान के ब्लड को मिला के जो एक नए ब्लड को क्रिएट किया था, वो खून का लेयर श्रेयान के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर 40 अंजुन भी सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद श्रेयान जैसे ही 4th अंजुन के ऊपर अपना एक पावरफुल पाम अटैक को थ्रो करता है। अब फाइनली 40 अंजुन गुस्से में श्रेयान को कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साओ क्लान के सारे बंदों को हमारे सोल पैलेस में कैप्चर करके ले जाऊंगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है नेक्स्ट नोवेल पार्ट। इसी टाइम पर 40 अंजुन की राइज हो रहे और को नोटिस करके श्रेयान का चेहरा काफी ज्यादा टेंस्ड में आ गया था। अब श्रेयान मन ही मन सोचता है, अगर ये इंसान सेंट्रल प्लेस में अपने लिए ऐसे डरावने नाम को पोजेस कर पाया है तो इसके पास एबिलिटीज का होना काफी नेचुरल है। और 4th अंजुन के अभी का स्ट्रेंथ है ऑलरेडी डाउजन क्लास का पिक लेवल, लेकिन वो बैंशिंग लेवल के लिए और थोड़े से कम पड़ाव में है, क्योंकि भले ही डाउजन के पीक लेवल और बैंशिंग क्लास में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन मैक्सिमम एक्सपर्ट्स अपनी पूरे लाइफ टाइम में इस गैप को कभी भी क्लियर नहीं कर पाते। आज एग्जाम्पल हमारे मास्टर याओलाओ पता नहीं कितने सालों तक वो पीक डाउजन लेवल पर रहे। उनका बैंशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू भी तब हुआ जब उन्होंने अपने नए बॉडी में एंटर किया, और ये लेवल को ब्रेक करना इतना डिफिकल्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये छोटे से स्टेप के अंदर एक यूनिक मेथड छिपा हुआ होता है, और जो एक्सपर्ट्स इस तरीके की यूनिक ट्रेनिंग को सेंस कर पाते हैं उन्हें ही बैंशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल पाता है। और सेंट्रल प्लेस की कुछ टॉप एक्सपर्ट्स इसे यूनिक ट्रेनिंग मेथड को बोलते हैं सेटहुड में एंटर करने की 9 चेंजेस, और ये 9 चेंजेस वही लेवल है जिन्हें मेजर करके पीक डाउजन क्लास और बैंशिंग के बीच के गैप को पता लगाया जाता है। इस 9 चेंजेस की हर एक गैप में आगे बढ़ने की और भी ज्यादा डिफिकल्टीज राइज होती है, और इसी के हिसाब से ही एक वॉरियर का पोजीशन डिसाइड होता है। लेकिन ये 9 चेंजेस उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये 9 कंप्रेशन और सप्रेशन होते हैं। जिस मोमेंट में डाउजन क्लास के एक्सपर्ट की दुई की एकदम फुल हो जाती है और जब उसे और भी बढ़ाया ना जा सके, सिर्फ तभी जाकर ये चेंजेस की शुरुआत होती है। उस टाइम पर इंसान को अपनी बॉडी की टाउकी को सप्रेस करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि तभी जाकर किसी की बॉडी के अंदर नई टाउकी को एक्सेप्ट करने की स्पेस बनेगा। और जब दुई की दोबारा से पूरे तरीके से फुल हो जाता है तो फिर इस कॉम्प्रेशन को दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता है, और ये साइकिल लगातार
ऐसे ही रिपीट होती रहेगी और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब जाकर ये मेथड को कंप्लीट माना जाता है। और हर एक कंप्रेशन के बाद एक्सपर्ट की अंदर की डाउ की इक्वालिटी लेवल पर ऊपर जाएगी। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही वो इंसान हाफ सेंट क्लास पर एंटर कर पाएगा। इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स जो स्टेज तक पहुंच चुके हैं उसे पीक डाउ जोन क्लास की 9 चेंजेस का ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। और ये 9 चेंजेस के बाद ही कोई सेंट क्लास पर एंटर कर पाएगा, मतलब उसके लेवल के बाद में सेंट का टाइटल लगेगा। भले ही ये 9 चेंजेस के बारे में बात करना काफी आसान हो, लेकिन इसको करने में मौत आ जाती है। पहली बात तो ये है, जो तू टिकटॉक चलती है, आई मीन सॉरी, ये लाइन को पढ़ के मैं थोड़ा सा वो भावुक हो गई थी, क्योंकि गाने के लिरिक्स ही ऐसे है ना। तो छोड़ो, हम एनिमे की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है, इस चीज को इमेजिन करना डिफिकल्टी से भरी हुई है, क्योंकि एक डाउ जोन क्लास की पीक एक्सपर्ट अपने बॉडी में आखिर कितनी फ्राइटनिंग अमाउंट में दाउके को कंट्रोल कर पाएगा और इसे 9 बार सप्रेस करके फील कर पाएगा। पहली बात तो ये है, इस चीज को इमेजिन करना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक डाउ जोन क्लास की पीक एक्सपर्ट को अपनी बॉडी में फ्राइटनिंग अमाउंट में दाउकी को कंटेंट करके उसे 9 बार सरप्रेस करके फिल करना होगा। और इसी रिक्वायरमेंट को सच में हरीफाइंग कहा जा सकता है। हालांकि पहले का 4th टियानजुन डाउ जोन क्लास की पिक पर था, लेकिन तब वो बस 1 चेंज पिक डाउ जोन था। और अब शोयान जैसे ही अपने क्लैन टाटू को एक्टिवेट करता है, उसका स्ट्रेंथ 4 टियानजुन से थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, लेकिन अब 4 टियानजुन इतने सारे खून को डिवोर करने के बाद उसका स्ट्रेंथ भी सीधे के सीधे 3rd चेंज तक पहुंच चुकी है। और वैसे भी 4 टियानजुन भले ही कंटिन्यूअसली अपनी ओरा को राइज करवा रहा था, वो भी अपने ब्लड ट्रांसफरिंग ग्रीन स्किल को इस्तेमाल करके, लेकिन इस चीज के चलते उसको बहुत सारे सीरियस इंजरीज भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेथड को एक्टिव करने के बाद 1 महीने तक 4 टियानजुन की बॉडी एकदम मौत के करीब चली जाएगी। उस टाइम पर एक डाओवांग क्लास का एक्सपर्ट भी इजीली मार सकता है। और ये सारी चीजों को जानने के बावजूद भी 4 टियानजुन ये टेक्निक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता, ना ही वो श्रेयान को यहाँ से ले जा सकता, श्रेयान के हाथ से वो बुरी मौत मरता। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है ची ची साउंड के साथ 4 टियानजुन के बॉडी से हमें फ्राइटनिंग ब्लड कलर के एनर्जी बाहर आती है, और ये पूरी एनर्जी आसमान में ब्लड क्लाउड में ट्रांसफर हो जाती है, जिसमें से एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग ऑरा फैलने लगती है। अब आसमान में प्रेजेंट हुए वो रेड कलर के क्लाउड को देखकर शोयान समझ नहीं पाता अब वो करे तो करे क्या। अब वो इंस्टेंट ही अपने हाथों को रगड़ते हुए 4 कलर के हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है। अब हेवनली फ्लेम के अपेयर होने के बाद शोयान का टेम्परेचर राइज होने लगता है, और आसपास जो 4 टियानजुन के खून की एनर्जी फैली हुई थी वो एकदम से ही शोयान के हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब शोयान गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह से और एक 5th हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है, और ये हेवनली फ्लेम होता है फेक हेवनली फ्लेम। भले ही इस फेक हेवनली फ्लेम के अंदर से शोयान के बाकी के हेवनली फ्लेम के तुलना में उतना ज्यादा फ्राइटनिंग ऑरा नहीं निकल रहा हो, लेकिन इसमें से भी फ्राइटनिंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है, और इसका कलर ग्रे कलर में होता है। और इसको शोयान ने अपने तरीके से ही रिफाइन किया था, और इसका असली नाम होता है लाइफ ट्रांसफरिंग हेवनली फ्लेम। अब ये 5 हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को सामने पाकर शोयान डीप आवाज में कहता है 5 रिंग फ्लेम एक्सप्लोजन टेक्निक। अब इंस्टेंट ही वो 5 फ्लेम के क्लस्टर्स फायर स्पीड में ट्रांसफर होके आसमान की तरफ चले जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद वो 5 हेवनली फ्लेम आसमान पर जाके घूम घूम के एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। अब फाइनली वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक 100 फुट बड़ी 5 रंग की फायर कॉइल में। अब शोयान को इतने खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख 4th टियानजुन थोड़ा बहुत तो डर जाता है, और वो कहता है ब्लड थर्स्टी हेवनली डेमन टेक्निक। अब उसके बाद फ्लावर जैसा एक चीज बाहर आता है, और वो भी अब 4 टियानजुन की बॉडी से निकलकर वो खूनी क्लाउड में चला जाता है। अब अचानक से 4 टियानजुन का वो खूनी क्लाउड फट जाता है। अब सबके सामने वो खूनी क्लाउड से एक 10,000 फुट बड़ा खून से रंगा हुआ पाम नीचे की तरफ सूट हो जाता है, और वो रूट
रूथलेस तरीके से श्रेयन को ही टारगेट करने लगता है। और इस ब्लड पाम के अंदर की स्ट्रेंथ इतनी फ्राइटनिंग होती है कि जब ये ग्राउंड के 10,000 फुट के दूरी पे था, हम नीचे की जमीन को और भी नीचे धंसते हुए देखते हैं। अब इसी टाइम पर फोर्थ टियानजुन बोलता है, शोयान देखो आज मैं तुम्हें किससे मिट्टी में मिलाता हूँ। अब इतना गंदा सा फोर्थ टियानजुन की आवाज को सुनकर शोयान का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो कहता है, हाँ, ये कैसी घमंड से भरी बातें कर रहे हो तुम। अब शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए बोलने लगता है कि फायर रिंग फ्लेम एक्सप्लोरिंग कॉइल। अब शोयान के इशारों के साथ ही आसमान में रोटेट हो रही वो 5 कलर की फायर कॉइल आगे की तरफ शूट हो जाता है। अब कुछ सेकंड के बाद वो फ्लेम कॉइल आसमान को चीरते हुए उस बड़े से ब्लडी पाम में टकरा जाता है। अब जैसे ही वो दोनों पावरफुल टेक्निक एक दूसरे के साथ टकराता है, हमें आसमान में एक जोरों का आवाज सुनाई देता है। अब सभी की आंखों के सामने टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है और आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं उनके भी परकच्चे उड़ जाते हैं और आसमान की फ्राइटनिंग एनर्जी को देख के फोर्टियानजुन की आंखें न्यारो हो जाती है। अब वो थोड़ा सा बेटर फील करके जस्ट थोड़ा सा पीछे ही आ पाया था, तभी पीछे से उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिसके चलते वो जैसे ही अपने सर को पीछे घुमाता है, उसको शोयान की स्माइल से भरी हुई चेहरा दिखाई देता है। अब शोयान को अपने पीछे इतना स्पीडली अचानक से अपीयर होते हुए देख फोर्टियानजुन कुछ समझ नहीं पाता। अब फोर्टियानजुन की चेहरे की सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन को देखकर शोयान एक मिस्टीरियस स्माइल देने लगता है। अब शोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। अब इंस्टेंट ही एक डार्क ब्लैक एनर्जी सर्कल लाइटनिंग स्पीड से फॉर्म होने लगता है। अब शोयान का इस डेंजरियस मूव को देखकर फोर्टियानजुन का दिल बेट सा जाता है। अब वो इंस्टेंट ही अपने बॉडी के ब्लड फ्लो को तेज करके अपने बॉडी के ऊपर एक खून का लेयर क्रिएट कर देता है और ये टेक्निक का नाम होता है ब्लड डेमन ड्रॉप। और इधर शोयान का पाम किसी बिजली की तरह फोर्टियानजुन की बॉडी में रूथलेस तरीके से कोलाइड हो जाता है और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी होती है, वो एनर्जी फोर्टियानजुन के खतरनाक ब्लडी रोप को भी फाड़ कर रख देता है। और भले उधर फोर्टियानजुन शोयान के बहुत सारी एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, लेकिन शोयान के बाकी के एनर्जी फोर्टियानजुन के बॉडी में कोलाइड होने लगते हैं, जिसके वजह से फोर्टियानजुन के मुंह से कुछ टाइम के अंदर अंदर ब्लड बाहर आने लगते हैं। अब फोर्टियानजुन फोर्सफुली पीछे चला जाता है। ये देखकर शोयान काफी खुश हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ बुड्ढे, तुम मेरे सामने से भागना चाहता है? और हमें तो सही से पता है, जब कुछ टाइम पहले ये फोर्थ टियानजुन ने ब्लडी हेवन स्काई पाम टेक्निक को यूज किया था, तब एक पल के लिए उसकी बॉडी के डाउ की स्लो हो गई थी और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर शोयान फोर्थ टियानजुन के ऊपर स्नेक अटैक कर देता है और सक्सेसफुल भी रहता है। तो अब आखिर शोयान फोर्थ टियानजुन को इतनी आसानी से यहाँ से वापस कैसे जाने दे सकता है? अब शोयान काफी स्पीडली एक घोस्ट की तरह अपनी जगह से गायब होकर फोर्टियानजुन के पीछे प्रेजेंट हो जाता है और अपने चारों हेवनली फ्लेम को मिलाकर दोबारा से 3000 लोटस बुद्ध एंगर प्रिपेयर करने लगता है। अब ये चीज को जब फोर्टियानजुन देखता है, वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान के इतने सारे बैक टू बैक फिरोसियस अटैक को देखकर फोर्टियानजुन बोलता है, तभी मैं कहूँ हमारे सोल पैलेस के इतने पावरफुल बंदे कैसे बैक टू बैक इस बंदे के हाथों से मारे जा रहे हैं। अब सामने से श्रेयन का वो फायर लोटस हमें फोर्टियानजुन की तरफ आते हुए दिखाई देता है। अब जैसे ही श्रेयन का एंगर बुद्ध लोटस फोर्टियानजुन के बॉडी में टकराता है, हमें दिखाया जाता है किसी सैलाब की तरह आसमान में एक टेरिफाइंग एनर्जी फैल रहा है। अब इतनी टेरिफाइंग एनर्जी स्ट्रॉम को देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और साथ ही साथ आसमान में जो खूनी क्लाउड क्रिएट हुए थे वो भी धीरे धीरे वैनिश होने लगते हैं और जो आसपास लो लेवल के वॉरियर्स के बॉडी का खून एकदम से बॉयल होने लगता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है फोर्टियानजुन चिल्लाते हुए जमीन पर टकरा जाता है। अब सारे बंदे देखते हैं फोर्टियानजुन, जो कि कुछ टाइम पहले खुद को एक बहुत बड़ा तोप समझ रहा था, सुपरमैन समझ रहा था, वो अब चिल्लाते हुए जमीन पर पेड़ से गिरा हुआ सूखे पत्ते की तरह नीचे मुरझा कर पड़ा था और साथ ही साथ फोर्टियानजुन का पूरा बॉडी
खून से लथपथ था, लेकिन अभी भी वो फोर्टियांजुन के बॉडी से उसका लाइफ फोर्स नहीं गया था। तो शोयान अब काफी स्पीडली फोर्टियांजुन के मुरझाए हुए बॉडी के पास पहुंचता है और बोलता है, मुझे जल्द से जल्द ये परेशानी को जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। अब शोयान अपने हाथों को क्लंच करते हुए एक पर्पल ब्राउन फायर पिलर को फोर्टियांजुन की बॉडी के तरफ शूट कर देता है। अब जैसे ही वो फोर्टियांजुन के बॉडी के साथ टकराता है, फोर्टियांजुन के बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर फोर्टियांजुन अपने हाथों से एक जेट टुकन को निकालकर उसको तोड़ देता है। अब जैसे ही वो जेट टुकन टूटता है, उसके साइड में एक स्पेशल ब्लैक कलर का होल अपीयर होता है। अब वो होल के अंदर से एक सक्शन फोर्स आता है, जिसने की फोर्टियांजुन की बॉडी को अपने अंदर ही ले लेता है। अब जिस टाइम पर फोर्टियांजुन की बॉडी डिसअपियर होता है, अब फोर्टियांजुन को इतना स्पीडली गायब होते हुए देख शोयान बोलता है, सच में ये सोल पैलेस के बंदे भागते काफी स्पीडली हैं और मुझे नहीं लगता ये फोर्टियांजुन मेरे इतने सारे खतरनाक अटैक को झेल लेगा। खैर भले ही फोर्टियांजुन मेरे हाथ से बच के चला गया हो, लेकिन मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि भले ही फोर्टियांजुन अपनी इंजरी को रिकवरी कर लेगा, लेकिन फिर भी उसके बॉडी के अंदर के गहरी चोटें बची रह जाएंगी, जिसके वजह से फोर्टियांजुन के लिए इन फ्यूचर खुद को इम्प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है। और उधर शोयान बराबर अपने कल्टिवेशन को आगे बढ़ा सकता है। अब इसी टाइम पर हमें शोयान की शकल को दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुरझा चुका था, क्योंकि शोयान भले ही इस बैटल में जीत चुका है, लेकिन बैटल के दौरान उसके बहुत सारे एनर्जी एग्जॉस्ट हुए थे और उसने बैटल के दौरान बहुत सारे टियान क्लास के टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिसके चलते उसके अंदर बिल्कुल भी अब टाओ की पावर नहीं बचता। अब शोयान फोर्टियांजुन के वहाँ से गायब होने के बाद उस धुएं से बाहर निकलकर आसमान के ऊपर आता है और अपने चारों तरफ की सिनेरियो को देखने लगता है और उसे पता चलता है अभी भी सोल पैलेस के और प्रोफाउंड लायंस के बंदे यान अलायंस के बंदों के साथ फाइट कर ही रहे होते हैं। तो ये देखकर शोयान अपने 10 फिंगर्स को जैसे ही क्लंच करता है, हमें उसके हाथों से 10 एक्सट्रीमली हाई फायर अटैक को इधर उधर जाते हुए दिखते हैं। अब कई सेकंड के अंदर ये सारे अटैक्स जैसे ही बंदूक के साथ टकराता है, बंदूक की चीखने की आवाजें आती है। अब शोयान की रैंडम अटैक की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं और शोयान के हार्ट फ्लेम के वजह से सारे एक्सपर्ट्स के हार्ट में फ्लेम लग जाता है और कंटिन्यूअसली उनका दिल जलने लगता है। वो चाहे अपने बॉडी से जितने भी डाउके रिलीज कर ले, वो बिल्कुल भी रिलीफ फील नहीं करते। तो ये फील करके वो सारे एक्सपर्ट्स इधर उधर भागने लगते हैं। अब इधर ये सारी चीजों को सेंस करने के बाद सोल पैलेस के बंदे समझ जाते हैं वो लोग इस बारी हार चुके हैं। तो वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फॉग में ट्रांसफर होके यहाँ से कुत्तों की तरह भागने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है उन एक्सपर्ट्स को जिन्होंने सोल पैलेस और प्रोफाउंड लायंस के बंदे डरा धमका कर ये बैटल के अंदर लाए थे, वो अब डरे हुए आवाज में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, अलायंस चीफ शाओ, प्लीज हमारे ऊपर दया दिखाओ, हमें यहाँ पर फाइट करने के लिए फोर्स किया गया था, प्लीज हमारे ऊपर दया दिखाओ। ये सुनकर शोयान माफी मांग रहे हैं सारे लोगों को देखता है और उनका जान भी नहीं लेता। शोयान को भले ही पता हो ये सारे बंदे कायर हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये लोग अपने अपने रेपुटेशन को रखते हैं। तो अगर इन सबको शोयान खत्म कर देता है तो वो यान अलायंस के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और ना ही शोयान इन बंदों को अपने यान अलायंस के साथ जोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे सही से पता था ये जितने भी लोग यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं वही लोग इन फ्यूचर जब याना लाइन को कोई बड़ा प्रॉब्लम परेशान करेगा, यही लोग पहले भाग जाएंगे। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम सब लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना होगा। I mean, तुम लोग अपने लाइफ के बदले यहाँ पे प्रेजेंट हुए प्रोफाउंड लायंस सेट के बंदूक की जान लेनी होगी। अब ये सुनकर सारे इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स कुछ सोचने के बाद रूथलेस तरीके से प्रोफाउंड लायंस सेट के कुछ बंदूक की जान ले लेते हैं और अभी के लिए याना लाइन के एक्सपर्ट्स सिर्फ व्यूअर का काम करते हैं। और अभी अभी एरप्ट हुए ये फाइटिंग को देखकर शोयान के फर्स्ट ब्रदर शाओडिंग के फेस में एक स्माइल आती है और शोयान का ऐसे करने के पीछे रीजन होता है कि जो लोग कुछ टाइम पहले मिलजुल कर काम कर रहे थे वो अभी एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं। मतलब
इन फ्यूचर अगर ये लोग एक साथ मिलने की कोशिश भी करेंगे या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, वो बिल्कुल भी एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो इन फ्यूचर इन लोगों का अलायंस बनना इम्पॉसिबल है और इस हार के बाद प्रोफाउंड लायन सेट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होने वाला है। और तो और प्रोफाउंड लायन सेट ने इस बैटल की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की बहुत सारे फ्रैक्शंस को ऑफेंड कर दिया है। अब क्योंकि इनके सर के ऊपर सोल पैलेस का भी हाथ हट चुका है, तो इन फ्यूचर प्रोफाउंड लायन सेट बिल्कुल भी अपना सर को उठा नहीं पाएगा और साथ ही साथ इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और वहीं पर जब याना लाइन्स की बात होती है, वो प्रोबेबली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करने वाले हैं। अब 10 मिनट के बैटल के बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफाउंड लायन सेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स काफी जख्मी हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो जान भी जा चुका होता है। अब जब वो आसमान में देखते हैं, उनको लीड करने के लिए कोई भी लीडर नहीं बचा, तो वो लोग इधर उधर खुद की जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब शोयान ये सारे सिनारियो को देखकर समझ जाता है फाइनली प्रोफाउंड लायन सेट का खात्मा हो चुका है। अब इन फ्यूचर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रोफाउंड लायन सेट नाम का कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो अब वो शांति से सांस को लेते हुए पीछे मुड़कर अपने फैमिली के पास लैंड होता है। अब जब याना लाइन के बंदे शोयान को देखते हैं, वो लोग इंस्टेंट ही शोयान को चीयर करने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमारे याना लाइन को कोई भी हिला नहीं सकता, हमारे अलायंस चीफ जिंदाबाद। अब ये सारी बातों को सुनकर शोयान काफी खुश हो जाता है और सामने से मेड्यूसा शोयान को देखते हुए धीरे से बोलती है, तुम फिर से अकेले ही सबके सामने हीरो बन गए। ऑफ कोर्स हमारा शोयान तो हीरो है ही और क्वीन मेड्यूसा उसकी हीरोइन। सही बात है कि नहीं? अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो फाइनली और एक बार शोयान ने सोल पैलेस के बंदों की बैंड बाजा बारात बना दिया और वो लोग कुछ मर गए तो कुछ लोग यहाँ से दुम दबाकर भाग गए। तो चलो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बाय।